स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी NCERT की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7 की बुक हिस्ट्री को, जिसका हमने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम उसके आगे के चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से संबंधित है और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस खंड का कितना अधिक योगदान होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर का जो टाइटल है वो अन्य चैप्टर्स की अपेक्षा थोड़ा भिन्न नहीं लग रहा है? लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे कि शासक ने कौन कौन से युद्ध किए, उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए किन किन राजाओं को पराजित किया, कौन से वंश ने कब से कब तक शासन किया, यही सब तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे इमारत, वो भी शासक के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन शासकों के बारे में जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी कलाकृतियों का निर्माण करवाया। वो कलाकृतियाँ इमारत भी थीं, तो मंदिर मस्जिद आदि भी थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का निर्माण शासकों के द्वारा करवाया गया। तो हम इस चैप्टर में उन सब चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर शासकों ने जिन जिन चीज़ों का निर्माण करवाया उसमें उन्होंने वास्तुकला की कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया, साथ ही वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज तक वर्तमान समय में भी एक अलग पहचान रखते हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर की शुरुआत में ही हमें कुतुब मीनार के बारे में बताया जा रहा है और कुतुब मीनार की चर्चा हमने चैप्टर 2 में भी किया था। लेकिन फ्रेंड्स, हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ें और वहाँ पे कुतुब मीनार की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे भी हम कुतुब मीनार की चर्चा करते हैं। तो आइए, आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये जो कुतुब मीनार है वो एक 5 मंजिली इमारत है। यानी कि इस कुतुब मीनार में कितना मंजिला है? वो 5 मंजिला इमारत है और इसकी जो पहली मंजिल है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 ईस्वी में करवाया गया था और जो बाकी बचे 4 मंजिल हैं उनका निर्माण 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और फ्रेंड्स, जब आप कुतुब मीनार को देखोगे ना तो आप पाओगे कि उसकी जो मीनारें हैं उसके छज्जों पर बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण किए हुए हैं, यानी कि बहुत सारे अभिलेख खुदे हुए हैं। क्या आप जानते हो कि उन उत्कीर्ण अभिलेखों की भाषा क्या है? तो वो भाषा अरबी है, यानी कि अरबी भाषा में उस पर अभिलेखों की रचना की गई है। अब जैसे जैसे समय बीतता है फ्रेंड्स, तो जो इमारतें होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर होने लगती हैं। तो उसी प्रकार से जब कुतुब मीनार समय के साथ थोड़ा कमज़ोर हो रहा था तो इसकी मरम्मत का कार्य अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारी बातें थी कुतुब मीनार के बारे में। आपको इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच के जो राजा थे और उनके जो अधिकारी थे, उन्होंने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया था। पहला जो इमारत होता था वो सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। वहीं हम दूसरे प्रकार की बात करें तो मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच के जो राजा थे उन्होंने किस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया, तो आप बता सकते हैं कि 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से पहला प्रकार था किले, महल और मकबरों का और दूसरे प्रकार में उन्होंने मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय आदि का निर्माण करवाया था। वहीं अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो घरेलू स्थापत्य थे उसका अंश हमें कब से मिलना शुरू होता है? तो
वो हमें 18वीं शताब्दी से मिलनी शुरू होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि व्यापारियों की जो विशाल हवेलियाँ थीं उनके अवशेष हमें 18वीं शताब्दी से मिलनी आरंभ होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो आगरा का किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। वहीं एक रानी जी की बावड़ी भी है जो कि बूंदी राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान के बूंदी नामक स्थान पे है। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। और इनके अलावा भी बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण किया गया था और ये बावड़ी उन अन्य 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी के द्वारा करवाया गया था और ये बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्मारकों के शिल्प विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पता होगा कि जब हम किसी भी स्मारक को देखते हैं जो कि आज से वर्षों पहले बनाए गए हैं तो उनको देखकर हमें उस स्मारक के निर्माण में जो शिल्प विज्ञान का प्रयोग किया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आइए हमें उन सभी इमारतों से कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है शिल्प विज्ञान के विषय में उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द आता है अधिरचना, जिसका प्रयोग आगे किया जाएगा। तो मैं आपको पहले ही उसका अर्थ बता देती हूँ ताकि जब आप आगे उसको पढ़िए तो आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि आखिर अधिरचना होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसे अधिरचना कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो अभी हमने कहा था कि हम स्मारकों को देखते हैं तो उसके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। तो उसी में से एक है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। तो आखिर ये है क्या, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। यानी कि पहले भी जो घर वगैरह बनाए जाते थे उसमें खिड़की दरवाजे होते थे, लेकिन अब जो इमारतें का निर्माण करवाया जा रहा था 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, उसमें कमरे, दरवाजे और खिड़कियों की संख्या अधिक होने लगी थी। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। यानी कि उन छत, दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण जो किया जाता था वो किस प्रकार किया जाता था फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाया जाता था। और ये जो वास्तुकला की शैली थी इसे ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहा जाता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली क्या है तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि छत, दरवाजे और खिड़कियों में जो मतलब शैली का प्रयोग किया जाता था, यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर जो निर्माण करने की कला थी उसे ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने एक निर्माण शैली तो देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं यानी कि बावली का मतलब कुआं होता है, से जुड़े भवनों का निर्माण इस शैली का प्रयोग हुआ है। यानी कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जितने भी मंदिर, मस्जिद, मकबरे या फिर कुओं आदि का निर्माण हुआ है जो कि सीढ़ीदार कुएं थे, उसके निर्माण में इसी शैली का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो दिल्ली का जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है उसमें भी कौन सी निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है, तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है। अब हमें नोट करके कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण धंगदेव के द्वारा करवाया गया था और ये जो धंगदेव थे वो चंदेल वंश के शासक थे। वहीं अब बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजा राजदेव के द्वारा करवाया गया था और ये जो मंदिर था फ्रेंड्स ये उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। अब मंदिर को हम ऊंचा कब कहते हैं, जब उसका शीर्ष भाग सबसे ऊंचा होता है और उसी शीर्ष भाग को हम शिखर कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, शिखर के बारे में आपको एक बात जाननी बहुत ही ज़रूरी है और वो ये है कि उत्तर भारत, सबसे पहले तो ये कि शिखर होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं उसमें गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिड आकार की संरचना होती है उसे शिखर कहा जाता है। लेकिन
वहीं हम अगर दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करें तो दक्षिण भारत के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिड आकार की संरचना होती है उसे विमानम कहा जाता है। यानी कि दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनाया गया पिरामिड आकार की संरचना ही होती है, लेकिन उत्तर भारत में उसे शिखर कहा जाता है और दक्षिण भारत में उसे विमानम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स अब आपको बताया जा रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं मंदिर के बारे में बता रही थी, फिर अचानक मैं गांव पे कहाँ से चली गई। तो इसके पीछे एक रीज़न है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो राजराजेश्वर मंदिर है ये उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, और जब मंदिर सबसे ऊंचा था तो फिर इसके निर्माण में बहुत सारी चीज़ों जैसे कि पत्थर वगैरह आदि को ऊपर लेके जाना पड़ता होगा। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में तो जब हम इमारतों का निर्माण करवाते हैं या फिर अन्य किसी भी चीज़ का निर्माण करवाते हैं जो कि बहुत ऊंची होती है, तो उसके लिए हमारे पास क्रेन आदि उपलब्ध हैं, जिससे कि हम सीमेंट, बालू, पत्थर आदि को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन जब इस राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था तो उन दिनों क्रेन नहीं था और फिर शिखर तो ऊंचा बनाना ही था। तो उस समय क्या किया गया था, भारी पत्थर को तो लोग अपने हाथ से ऊपर लेके जा नहीं सकते थे, तो इस पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने वास्तुकारों ने नीचे चढ़ाईदार रास्ते का निर्माण करवाया था, और इन चढ़ाईदार रास्तों के द्वारा ही रोलरों की मदद से वो इन भारी पत्थरों को ऊपर लेके जाते थे। और ये जो चढ़ाईदार रास्ते का निर्माण करवाया गया था ये 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पथ था, यानी कि 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा के क्षेत्र में इस चढ़ाईदार रास्ते को बनाया गया था। क्यों? ताकि भारी पत्थर आदि को रोलरों की मदद से मंदिर के शीर्ष भाग तक लेके जाया जा सके, ताकि मंदिर को अधिक ऊंचा बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स जब इन चढ़ाईदार रास्तों का निर्माण करवाया गया इन लंबे से क्षेत्र में, तो अब वो क्षेत्र क्या कहलाया, चारुपल्लम कहलाया। और इस चारुपल्लम का अर्थ क्या होता है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। हालांकि बाद में इस मंदिर का जो ऊंचा भाग था उसे गिरा दिया गया, यानी कि मंदिर बन जाने के बाद फिर इसे गिरा दिया गया था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ रह रहे थे उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के अनुभव को बहुत ही लंबे समय तक याद रखा, और इसी का परिणाम है कि आज भी वहाँ पे जो गांव है जहाँ पे कि चढ़ाईदार रास्ते का निर्माण किया गया था उसे चारुपल्लम कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिर चारुपल्लम के पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन थे। तो सबसे पहले परिवर्तन की अगर हम बात करें तो वो ये था कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। अभी हमने ऊपर अधिरचना की बात की थी कि अधिरचना क्या होता है, अब यहाँ पे उसका प्रयोग हो रहा है ना, यानी कि भूतल के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग अधिरचना कहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का जो भार था वो कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, और वास्तुकला का यह जो रूप था उसे चापाकार कहा जाता था, और इस चापाकार रूप को ही हम कभी कभी डॉट अधिरचना के नाम से भी जानते हैं। वहीं फ्रेंड्स अब निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था, यानी कि पहले की अपेक्षा अब इसका प्रयोग और अधिक किया जाने लगा था। और ये जो सीमेंट होती थी वो उच्च श्रेणी की होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनता था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मंदिर, मस्जिद और हौजों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर और मस्जिद होते थे वो उपासना के स्थल थे, साथ ही साथ वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करते थे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हमने राजराजेश्वरम मंदिर के बारे में पढ़ा था, और ये जो मंदिर था फ्रेंड्स इसका निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए करवाया था। और ये जो राजा थे उन्होंने अपना नाम देवता से मिलता जुलता इसलिए रखा था क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि
लोग उन्हें ईश्वर के रूप में देखें, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। वहीं अगर हम मुसलमान सुल्तान और बादशाहों की बात करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने खुद को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं किया, लेकिन उनके जो फ़ारसी दरबारी होते थे जो कि उनके इतिहासों का वर्णन किया करते थे, यानी कि सुल्तान का जब वो विवरण प्रस्तुत किया करते थे तो उसमें वो सुल्तानों को अल्लाह की परछाई के रूप में बताते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सुल्तान होते थे, शासक होते थे, उन सभी को ईश्वर के रूप में दर्शाया जाता था। वहीं अगर हम दिल्ली में स्थित एक मस्जिद से प्राप्त अभिलेख की बात करें तो हम पाते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो शासक इसलिए चुना गया था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। यानी कि अतीत के जो महान विधिकर्ता हैं मूसा और सुलेमान, उनकी विशेषताएं किस में मौजूद थी? अलाउद्दीन खिलजी में, और इसीलिए वो शासक चुना गया था। यदि राजा हौजों और जलाशयों का निर्माण कराते थे तो प्रजा इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। अब आप सभी जानते हैं कि जो जल होता है वो कितना ज़रूरी होता है जीवन यापन के लिए। तो कोई भी राजा अगर हौजों या जलाशयों का निर्माण कराता था तो लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, यानी कि लोगों के बीच उस राजा की महत्ता और भी अधिक बढ़ती थी। इसीलिए राजा क्या करते थे? अक्सर जलाशयों का निर्माण करवाया करते थे। वहीं अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो उन्होंने दहली ए कुहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था जिसे हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे कि इल्तुतमिश ने करवाया था। और कहाँ? तो दहली ए कुहना के निकट करवाया था। तो यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं। अब नोट करके हमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीमद वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, और जब उन्होंने आक्रमण किया था तो राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। और वहीं बताया जा रहा है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में जो चोल राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और जब उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उन्होंने जिन जिन शासकों को पराजित किया था उनसे जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उस मंदिर को भर दिया था। यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था उसको उन्होंने किन उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया? जो कि उन्होंने दूसरे राजाओं को पराजित करके उनसे जब्त किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें थोड़ा सा गजनी के सुल्तान महमूद के बारे में पढ़ना है जो कि राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अगर हम इसकी बात करें तो इसने भारत में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन मूर्तियों को लूट लिया। जैसा कि हम सभी अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे कि मंदिर राजा की शक्ति का प्रदर्शन भी करती थी, यानी कि राजा वहाँ पे कीमती चीज़ों को भी रखा करते थे, तभी तो वो प्रदर्शित करेगी कि हमारे जो राजा हैं, इस क्षेत्र के जो राजा हैं, उनके पास कितना धन वैभव है, उनके पास कितनी शक्ति है। तो ये क्या कहता था? ये जब भारत में अपने अभियान करता था तो जिन राजाओं को हराता था उनके मंदिर को अपवित्र करता था और साथ ही वहाँ से धन और मूर्ति को लूट लिया करता था और अपने साथ लेके चला जाया करता था। सोमनाथ मंदिर नष्ट करके उसने एक इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। ये मंदिर गुजरात में पड़ता है और इस मंदिर को नष्ट करके उसने अपने आप को एक इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करना चाहा था। और फ्रेंड्स, ये तो आपने गजनी के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम पाते हैं कि मध्ययुगीन जो राजनीतिक संस्कृति थी उसमें ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर यानी कि मंदिर मस्जिदों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गजनी का सुल्तान महमूद ही ऐसा कहता था, उसने किया था बहुत ज़्यादा पैमाने पर, इसीलिए हम लोग उसके बारे में स्पेशली पढ़ते हैं। लेकिन और भी जो मध्य युग के राजा थे वो जब अन्य राजाओं को पराजित करते थे तो वो भी पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करते थे और अक्सर उसे लूट लिया करते थे। तब चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और बाग, मकबरे तथा किलों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो हमें माइंड में ये याद रखना होगा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर
और विशेष रूप से शाहजहाँ साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। यानी कि यहाँ पे जिन शासकों का नाम बताया गया है वो सभी साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यानी कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है उसमें बताया है कि उसने बागों की योजनाओं में किस प्रकार रुचि लिया है और बागों में उसे किस प्रकार की रुचि थी, इसकी चर्चा उसके आत्मकथा में हमें मिलती है। ये जो बाग होते थे फ्रेंड्स, जो कि इन सभी शासकों द्वारा बनवाए जाते थे, वो बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। और फ्रेंड्स, जब ये बागों की हम चर्चा कर रहे हैं तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे, तो एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण इसे 4 बाग कहा जाता था। यानी कि ये जो बाग होते थे ये 4 समान हिस्से में बटे होते थे और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता था, 4 बाग कहा जाता था। तो ये इनकी बागों की विशेषता थी। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। यानी कि ये जो परंपरा है 4 बाग बनाने की, वो किसके समय से शुरू हुई, तो अकबर के समय से शुरू हुई। वहीं अगर हम कुछ बागों की बात करें तो हम पाते हैं कि जो कुछ सुंदर 4 बाग हैं वो कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए हैं। यानी कि बहुत सारे 4 बाग हैं, लेकिन उनमें जो बहुत सर्वोत्कृष्ट प्रकार के जो बाग हैं वो हैं कश्मीर में, आगरा में, दिल्ली में। और ये किन के द्वारा निर्मित करवाए गए हैं, तो जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हुमायूं का मकबरे का 4 बाग जो कि दिल्ली में है, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग जो है वो, और वहीं जो लाल महल बारी में 4 बाग हैं वो तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ 4 बागों के एग्जाम्पल हैं जो आप याद रखिएगा कि ये बाग कहाँ स्थित हैं। जिसमें से कश्मीर का जो शालीमार बाग है इसके बारे में तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो आप इन सब बातों को याद रखिएगा। इस चैप्टर का सारा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ही मैंने आपके साथ कवर किया है। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें हुमायूं के मकबरे की तो इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने मुग़लों के मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। यानी कि हुमायूं का जो मकबरा था वो किस तर्ज पर बनाया गया था, तो वो तैमूर के मकबरे के तर्ज पर बनाया गया था। वहीं इसमें जो केंद्रीय गुंबद और मेहराबदार प्रवेश द्वार बनाया गया वो अब मुग़ल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया था। कहने का तात्पर्य है कि पहले तो तैमूर के मकबरे से प्रेरणा लेकर हुमायूं का मकबरा बनाया गया, और जब इसमें केंद्रीय गुंबद जो कि बहुत ऊंचा था और मेहराबदार प्रवेश द्वार यानी कि पिस्तक जब बनाया गया तो वो अब मुग़ल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया। यानी कि अब मुग़ल वास्तुकला में जब भी कोई चीज़ का निर्माण किया जाता था तो उसमें कोशिश ये होती थी कि इन चीज़ों का निर्माण उसमें किया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुग़ल वास्तुकला का यह एक महत्वपूर्ण रूप बन गया। साथ ही साथ जो हुमायूं का मकबरा है फ्रेंड्स, वो एक विशाल 4 बाग के मध्य में स्थित है। 4 बाग क्या होता है वो अभी हमने चर्चा की थी ऊपर। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये जो हुमायूं का मकबरा है उसका निर्माण किस परंपरा में हुआ था, तो वो परंपरा थी 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहस्त की परंपरा। अब इस परंपरा के अंतर्गत क्या था, तो ऐसा था कि जो एक केंद्रीय कक्ष था इसमें वो 8 कमरों से घिरा हुआ था, और ये जो केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था इसे ही हस्त बिहस्त की परंपरा या 8 स्वर्गों की परंपरा कहते थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस इमारत का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, और इसका जो किनारा बनाया गया था वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हुमायूं के मकबरे की विशेषताओं पर हमने चर्चा की। अक्सर जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हो तो उसमें आपसे हुमायूं के मकबरे के बारे में बहुत ही सारी बातों को लिखने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे आप इन सब बातों को लिख सकते हैं। नोट में हमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ थे उनके इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला को वास्तुशिल्पी बताया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ के जो इतिहासकार थे उन्होंने शासक को क्या कहा
और धर्म की कार्यशाला को क्या कहा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और शाहजहाँ के शासनकाल में जो निर्माण कार्य करवाए गए थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि शाहजहाँ के आरंभिक वर्षों में राजधानी जो थी वो आगरा थी। हालांकि बाद में चेंज किया था उन्होंने, शाहजहानाबाद किया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसने शासन में सार्वजनिक सभा कक्ष जिसे दीवान ए आम, व्यक्तिगत सभा कक्ष जिसे दीवान ए खास कहा जाता था, एक विशाल आंगन में स्थित थे। कहने का तात्पर्य है कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो सार्वजनिक सभा कक्ष थे और व्यक्तिगत सभा कक्ष थे वो एक विशाल आंगन में स्थित थे। ये दरबार चेहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा के भवन भी कहलाते थे। यानी कि इन्हें हम क्या कहते थे, तो आप याद रखिएगा, चेहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहते थे। वहीं अगर हम शाहजहाँ की सभा भवन की बात करें तो शाहजहाँ के जो सभा भवन थे वो विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका जो सिंहासन था वो जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला कहा जाता है। फ्रेंड्स, किबला का अर्थ क्या होता है वो हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो जिस दिशा की ओर अपना मुख करके नमाज पढ़ते हैं उस दिशा को किबला कहा जाता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाहजहाँ का जो सिंहासन होता था वो जिस मंच पर होता रखा रहता था वो प्रायः किबला कहा जाता था उसे। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनवाई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया था, उसने आर्फियस को क्यों बनाया था। तो ऐसा माना जाता था कि जो आर्फियस थे उनके संगीत से जो बहुत भयानक जानवर होते थे वो भी शांत हो जाते थे और अच्छे से रहने लगते थे। तो यही है आर्फियस। तो क्या किया था शाहजहाँ ने, उसने अपने सिंहासन के पीछे पितरादुरा का जराऊ काम करवाया था और उसमें एक पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पितरादुरा क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बालू पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरादुरा कहा जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पितरादुरा का अर्थ क्या होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। वही फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं आगरे का ताजमहल के बारे में, जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया गया था। तो देखिए, ताजमहल जो है वो शाहजहाँ की शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि है। उसके नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई गई है। यानी कि ताजमहल का जब नक्शा बनाया गया था तो उसमें किस योजना को अपनाया गया है, नदी तट बाग की योजना को अपनाया गया है। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहास का नदी तट बाग कहते थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नदी तट बाग किसे कहते थे। वहीं फ्रेंड्स, इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि आखिर नदी तट बाग के अंतर्गत क्या चीज़ें आती थी, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताजमहल के नक्शे में इस योजना को अपनाया गया था। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो शाहजहाँ ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में, जो कि 1650 से 56 तक उसकी राजधानी रही थी, नया शहर निर्मित करवाया था जिसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि शाहजहाँ की जो नई राजधानी थी शाहजहानाबाद, उसमें उसने एक नया शहर बनवाया था जिसमें जो शाही महल था वो नदी तट पर स्थित था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है, तो वो इसलिए फ्रेंड्स कि केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों को ही नदी तक पहुँच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। यानी कि जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग होते थे उन्हें ही नदी तक पहुँच मिलता था, वही वहाँ पे अपना घर बनवा सकते थे। बाकी जो अन्य लोग होते थे वो अपने घरों को यमुना नदी से दूर शहर में कहीं बनवाते थे। तो ये बातें थी जो हमने पढ़ी शाहजहाँ के बारे में। अब हम वास्तुकला शैली का जो आदान प्रदान हुआ उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
बताया जा रहा है कि मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत हद तक मिलती जुलती है। यानी कि वृंदावन में जिन मंदिरों का निर्माण किया गया है फ्रेंड्स, उसकी समानता कहाँ से मिलती है? तो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। कैसे हैं? तो देखिए, इसका जो अंदरूनी भाग है उसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। वहीं इसमें जो 2 प्रतिच्छेदी मेहराब हैं उसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण भी किया गया है। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। कहा जा रहा है कि ये जो वास्तुकलात्मक शैली है ये उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फिर ये फतेहपुर सीकरी में उपयोग की जाने लगी, और बाद में जब वृंदावन मंदिरों का निर्माण किया गया तो वहाँ की भी समानता हमें फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आखिर वास्तुकलात्मक शैली का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बंगाल की झोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बांग्ला गुम्बद था उसको मुग़लों ने अपनी वास्तुकला में प्रयोग किया था। यानी कि मुग़ल जब किसी भी कलाकृतियों का निर्माण करवाते थे, चाहे इमारत हो या फिर अन्य प्रकार की चीज़ें हों, तो उसमें वो इसका उपयोग करते थे। यानी कि इस वास्तुकला का उपयोग वो उस इमारत में भी करते थे। वहीं अगर हम अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की बात करें तो गुजरात की व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाता है। यानी कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो गुजरात की और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है उस पर। वहीं अगर हम फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल की बात करें तो इसमें छत के अलंकृत स्तंभ गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। यानी कि फतेहपुर सीकरी की जो जोधाबाई महल है उसकी वास्तुकलात्मक शैली कहाँ से प्रभावित है? तो वो गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक शैली से प्रभावित है। तो इस प्रकार से हमने वास्तुकलात्मक शैलियों का जो आदान प्रदान हुआ उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ा और हमने देखा कि आखिर ऐसा नहीं था कि एक स्थान पर जो शैली प्रयोग की जा रही है अन्य स्थान पर वो प्रयोग नहीं हो रही है। एक ही प्रकार की शैली कई भिन्न भिन्न स्थानों पर देखने को मिली है। अब फ्रेंड्स, चैप्टर तो हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन चैप्टर के लास्ट में कुछ बातें दी हुई होती है जिसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आइए 2 मिनट में उसे भी पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए और वास्तुकला की ये जो शैली थी उसे गोथिक नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में जो अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण शुरू हुआ उस शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है। और इस गोथिक शैली का नाम आप याद रखेंगे। और इसी शैली से बनी हुई जो सर्वोत्कृष्ट रचना है, यानी कि जो चर्च बनाया गया है इस शैली को अपनाते हुए, वो सबसे सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा कहाँ का माना जाता है? तो वो पेरिस का नॉट्रेड चर्च है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के हर एक पहलुओं पर चर्चा कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।